नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था आमाल और माँ का वो रिश्ता जो मजबूत हो रहा था, और वहीं प्रिया और अमाल के बीच की वो नज़दीकियाँ, वो उसका करीब आना। अमाल की कंपनी में कंफर्टेबल महसूस कर रही थी प्रिया, वहीं इसके अपोजिट थी कविशा, उसे ये चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसके बाद इन सभी का एक दूसरे से कुछ लफ्ज़ों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान तो नहीं लेकिन हाँ आदान ही हुआ था कि उदय की आंखों ने कुछ भाव लिए थे प्रिया के लिए, और उन्हीं भाव से वो उसे देख रहा था। सजा रहे थे वो ये आंगन प्रिया के बर्थडे पर। उसके बाद ये खाने के लिए निकले थे। खाने की टेबल पर बैठे ही थे कि अमाल ने कविशा का हाथ अपने हाथ में भर लिया था। चलिए अब अगले एपिसोड पर चलते हैं। अपने हाथों को धोकर बड़ा सुखाते हुए प्रिया के ठीक बगल में बैठ गया था उदय। प्रिया ने घूर कर देखा था उसने भी उससे वही सवाल किया था जो कविशा अमाल के पास बैठने पर कर रही थी। ये सब खाने पर बैठ गए थे। मम्मी ने खाने के हर ढक्कन को हटाया था जो जो उन्होंने बनाया था। काफ़ी चीज़ें कविशा की पसंद की थी, जिन्हें देखते ही कविशा खुश हो गई थी। वाओ मम्मी, आपने सब मेरी पसंद का बनाया है, थैंक यू सो मच। ये भूल गई थी वो कि उसका हाथ अमाल ने पकड़ लिया है। वो खींचना चाहती थी, तभी उसे एहसास हुआ था अपने बंधे होने का। तुम मेरा हाथ छोड़ती हो या नहीं? बिल्कुल नहीं, सीधा मना किया था अमाल ने। जो मैंने कहा वो करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने सीधे हाथ से खाना नहीं खा सकती? मैंने ये तो नहीं कहा। अमाल ने अपनी भवें चढ़ाकर अपने होंठ पिचकाए थे। खाओ, खा सकती हो तो? हाँ, खाऊंगी, और तुम देखना। ये कहकर अपनी भवें उचकाई थी कविशा ने, और अपने सीधे हाथ से वो अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी थी। सभी ने अपनी अपनी प्लेट में खाना निकाल लिया था। अरे कविशा बेटा, अमाल की प्लेट में भी खाना निकाल दे, माँ ने कहा। माँ, वो खुद निकाल सकती है ना? हाँ, वो निकाल सकती है, लेकिन तू निकाल देगी तो तू छोटी तो नहीं हो जाएगी? फिर से एक लंबी सांस लेकर छोड़ दी थी कविशा ने, इरिटेशन वाली, और खाना निकालने लगी थी अमाल की प्लेट में गुस्से में। इतना नहीं पता तुम्हें कि खाना प्यार से परोसा जाता है? एटलीस्ट परोस तो दो प्यार से। हाँ, तुम्हारे इन खूबसूरत खूबसूरत हाथों से खाने के लिए मैं इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए परोस दो, मगर प्यार से। अमाल की बात पर सिर्फ घूरा था कविशा ने उसे। क्या करे, कुछ कह नहीं सकती थी। मम्मी जो सामने बैठी हुई थी, उसने 3 तरह की सब्जियों को अमाल की प्लेट में लगा दिया था। तभी उदय की नज़र उन सब्जियों पर पड़ी थी। उनमें से एक अमाल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, जिसे टिंडे कहते हैं। अरे भाभी, जैसे ही उदय ने भाभी कहा, कविशा ने अपनी घूरती नज़रों को प्लेट से हटाकर उदय पर कर दिया। भाभी, वो बॉस को टिंडे पसंद नहीं है तो? क्यों, तुम्हारे बॉस टिंडे खा लेंगी तो टिंडों जैसी हो जाएंगी? कविशा ने अपनी आंखों को छोटा करके उदय से कहा। अमाल उसकी बात पर मुस्कुरा दी। उदय, रहने दे। अमाल ने मुस्कुराकर उदय से चुप होने के लिए कहा। माँ ने बनाया है ना, तो रहने दे। क्या हुआ अमाल बेटा? मम्मी ने पूछा। कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कुछ नहीं हुआ। तो खाओ फिर, खाती क्यों नहीं हो? कविशा यहाँ बड़ी खुश हुई थी कि टिंडे तो पसंद नहीं है इसे, और अब उसने परोस दिए थे। चुपचाप अमाल ने रोटी का एक निवाला तोड़ा था अपने उल्टे हाथ से, क्योंकि उसका सीधा हाथ तो बिजी था कविशा के उल्टे हाथ से। और निवाला तोड़कर अमाल ने अपनी आंखें कविशा पर की थी, बहुत मोहब्बत से भरी आंखें, लेकिन कविशा की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, इरिटेशन और नफ़रत का भाव था। अमाल ने रोटी का एक निवाला तोड़कर
अपने होठों के सुपुर्द किया था और उसे चबाते चबाते जो मुस्कान कविशा को दी थी, कविशा ने अपनी नज़रें हटा ली थी उसकी निगाहों से। और अमाल अब वो टिंडे की सब्ज़ी खाने लगी थी जो उसे पसंद नहीं थी। ऐसे करते करते इन्होंने खाना खाना शुरू किया था और खाते खाते हाफ मील पर पहुंच चुके थे। तभी मम्मी अपनी जगह से उठी थी और एक बॉल में कुछ निकाल कर वो अमाल के पास आई थी। चम्मच उठाकर उन्होंने अमाल के होठों के पास लगाया था। बेटा ये खाओ, ये बहुत अच्छा बना है। जब मम्मी ने ये किया और कहा तो कविशा ने हैरान होकर अपनी मम्मी को देखा और इसी चिढ़ में कविशा अपना हाथ छुड़ाने लगी थी अमाल के हाथ से टेबल के नीचे, लेकिन अमाल की मजबूत पकड़ को वो हिला नहीं पाई थी। सच में गुंडी है, इतनी ज़ोर से कौन हाथ पकड़ता है, मुझे दर्द हो रहा है, कविशा ने अपने मन में कहा था। लेकिन उसके चेहरे पर उसका दर्द छलका नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ माँ, ये तो बहुत टेस्टी है सच में। अब ये बिल्कुल मोम की तरह बनाती हैं आप। थैंक यू सो मच माँ, अमाल ने कहा था ये मम्मी से। मम्मी ने पहले उसके सर पर हाथ फेरा था, फिर उसके गालों को सहलाया था। माँ को कभी शुक्रिया कहते हैं? हाँ, नहीं नहीं कहते माँ। अब खाना खाओ जल्दी जल्दी। और बॉस, हमें केक भी तो कट करना है ना, आप भूल गई क्या? उदय ने अपनी चमकती आंखों से कहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल केक कट करना है ना? अमाल ने अपनी गर्दन इस तरफ लगाकर कविशा से कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा हाथ पकड़ने का, समझी तुम? तो चुपचाप मेरा हाथ छोड़ो। एक तो पता नहीं क्या जादू किया है तुमने सब पर। मम्मी को मैं नहीं दिख रही, तुम दिख रही हो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ दो। जिस तरह उसके शब्दों में ज़ोर दिख रहा था, उसी तरह उसके एक्शन में भी ज़ोर था। वो अपना हाथ खींच रही थी अमाल के हाथ से। मत करो, तुम ही हर्ट होगी, तो चुपचाप जहाँ हाथ है तुम्हारा वहीं रहने दो। और हक है मेरा तुम पर, हक है मेरा तुम्हारी हर चीज़ पर। क्या क्या कहा तुमने? ये मैं हूँ, मैं, और ये मेरी ज़िंदगी है। तुम कौन होती हो इस पर हक जताने वाली? हाँ, तुम्हारी ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ना ही तुम्हारे कामों में से कोई काम जिसे तुमने कानूनी पत्र पर छाप दिया और ये तुम्हारा हो गया। बिल्कुल नहीं, समझी तुम? धीरे धीरे ही बोल रही थी कविशा, लेकिन उसके शब्दों में बहुत कड़वाहट थी, बहुत। जानती हूँ, तभी तो तुम पे प्यार वाला हक जताया है मैंने। वरना क्या? वरना कुछ नहीं, तुम्हारी ये आँखें कुछ करने ही नहीं देती। अमाल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कही थी। कविशा के गुस्से को उसने थोड़ा सा घबराहट में बदल दिया था और कविशा ने अपना चेहरा सामने अपने खाने की प्लेट पर किया था। मम्मी, आपने बादाम का हलवा नहीं बनाया? कविशा ने एक बहुत क्यूट वाला मुंह बनाकर मम्मी से पूछा। हाँ बेटा, बनाया है ना, रुक अभी खिलाती हूँ मैं। मम्मी फिर से अपनी जगह से उठी थी। अरे माँ, आप क्यों बार बार उठ रही हैं? वो खुद ले लेगी ना, आप बैठे रहो। अमाल ने रोक दिया था मम्मी को। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो तुम। और मम्मी भी उसकी बात मानकर बैठ गई थी। फिर से हैरान से भी हैरान हुई थी कविशा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कौन चाहता है तुमसे छूटना? हाँ, ओह, चिढ़कर कुढ़कर वो फिर से दूर हुई थी अमाल से, लेकिन उसका हाथ अभी भी अमाल के हाथ में था। दी, क्या हुआ है? आज आप सीधे हाथ से खाना खा रही हैं? प्रिया ने आखिरकार पूछ ही लिया। हाँ, वो मेरे सीधे हाथ में थोड़ा सा दर्द है। क्यों, क्या हुआ? अरे
दर्द है तो दर्द है ना प्रिया, अब क्या हुआ क्या नहीं ये तुम्हें सब कुछ बताऊँ मैं। हो गया दर्द, सुबह उठी थी तब मैं, लेकिन इतना दर्द थी कि खाना भी नहीं खाया जा रहा। प्रिया ने फिर से सवाल किया था। तुम कितने सवाल पूछती हो, तुम्हें पता है ना मुझे सवाल पसंद नहीं है, फिर भी। अरे आज उसका बर्थडे है, फिर भी। हाँ मुझे मालूम है उसका बर्थडे है। अमाल की बात पर चिढ़कर कविशा ने उसकी तरफ गर्दन की थी और वापस अपनी प्लेट पे कर ली थी, और उसने चिढ़कर बादाम का हलवा कटोरी में निकाला था। मैंने कहा ना मेरी जान, खाना प्यार से परोसा करो, मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ, और तुमने दोबारा ये बोला ना तो तुम। कुड़कर फिर से, कितना कुड़ती है कविशा। उसने कुड़कर फिर से अपने बादाम वाले हलवे को अपनी चम्मच में उठाकर अपने होठों के सुपुर्द किया था और उसे चबाने लगी थी। वाह मम्मी, ओह आप कितना अच्छा हलवा बनाती हैं। अच्छा हाँ, अमाल को तो खिला, मम्मी ने कहा। मैं क्यों खिलाऊँ, वो खुद खा लेगी ना। अरे बेटा, हाँ दीदी खिलाओ ना, एक ही चम्मच की तो बात है। प्रिया तुम चुप रहो। अरे शगुन भी हो जाएगा ना, वो जैसे उस पिक्चर में। इतना ही कहा था प्रिया ने। तुम अपनी पिक्चरों के ये अपने पास लेकर बैठो, जितने भी तुम ये व्यंग्यात्मक लेकर बैठ जाती हो ना, अपनी अपने लिए रखो। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने पति के साथ करना, मैं क्यों करूँ इसके साथ। अरे मेरे मेरे इतना ही बोला था उदय, वो बोल ही नहीं पाया था कविशा की उन बड़ी आँखों के सामने। खिला दे बेटा, क्या हो गया। हाँ सही कह रही है माँ, खिला दो ना। अमाल झुकी थी अपनी लेफ्ट साइड पर। मुझे जो नहीं करना है मुझसे वही करवा रहे हैं। दांत पीसे थे कविशा ने और दूसरा चम्मच उठाया था टेबल से। दूसरा चम्मच क्यों, उसी से खिला दो ना। बिल्कुल नहीं, चुपचाप जिस चम्मच से खिला रही हूँ खा लो। और दूसरे वाले चम्मच में हलवा भरकर उसने अमाल को खिलाया था। बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह। उफ, तुम्हारी कितनी चीप डायलॉग मारती हो तुम, वाह। कविशा की इस बात पर हंसी थी अमाल और अपने हलवे को ज़रा रस से चबाने लगी थी। उसका एक एक रस का कण अपने इसोफोगास में उतारने लगी थी। बहुत बहुत अच्छा हलवा बनाया है माँ, बहुत अच्छा, और बहुत शुक्रिया इसके लिए तो। और आप इसके लिए मना नहीं करेंगी। नहीं बेटा, बस अपने बच्चों के लिए कर, अब वो बहुत अच्छा हो जाता है ना। हाँ मॉम भी यही कहती हैं। और ये लोग किलसते, प्यार दिखाते, नफ़रत, सब भाव एक साथ लिए खाना कंप्लीट कर चुके थे और मम्मी ज़रा प्लेटें बटोरने लगी थी। तभी अमाल ने कविशा का हाथ छोड़ दिया था। कविशा जाओ माँ की मदद करो। माँ आप रहने दो, हम हैं ना, हम कर लेंगे। कविशा है ना, वो कर लेगी सारा। कविशा ने हैरानी होकर चौंकते हुए अमाल को देखा था। नहीं बेटा कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं मामा, प्लीज़ आप बैठो। अमाल ने कदम बढ़ाए थे और मम्मी के कंधों को पकड़कर उन्हें वहीं बिठा दिया था। कविशा उठो, जाओ ये सब लेकर जाओ बर्तन अंदर। मुझे ऑर्डर देती है। फिर से उसने अपनी एड़ियों को टप से ज़मीन पर मारा था और प्रिया, उदय और कविशा प्लेटें इकट्ठी करने लगे थे। आप यहीं बैठना, यहाँ से हिलना नहीं। अमाल अपने दर्द वाले कंधे के साथ जग और ग्लास लेकर चलने लगी थी और आगे बढ़ी थी। किचन में पहुंचकर अमाल चुपचाप कविशा के पीछे खड़ी हो गई थी। कविशा बड़बड़ाती हुई जब प्लेटों को रख कर मुड़ी थी तो टकरा गई थी अमाल से और उसकी जग का पानी जरा उछल कर कविशा के सीने पर आकर गिर गया था और अमाल की आंखें वहाँ ले गया था। क्या करती हो तुम पागल हो क्या। हाँ मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। कविशा ने जब ये कहकर अपना चेहरा ऊपर किया
और अपनी आँखों को अमाल पर किया तो देखा अमाल की नज़रें उसके सीने पर थी। कविशा ने फट से अपने दुपट्टे से अपने सीने को ढक लिया। तुम कहाँ देख रही हो? ओ, कहीं नहीं, कहीं नहीं। अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी अमाल ने और बगल से उसने जगह बनाकर अपने आप को निकाल लिया था कविशा के सामने से। उफ, अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। फिर चिढ़ी थी कविशा, चिढ़कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वहाँ जाकर उसने सूट को चेंज कर लिया था और अब ये लोग केक कट करने की तैयारी में लग गए थे। सब आंगन में टेबल को लगाकर उदय ने सब कुछ सजा दिया था। सेंटर में केक में प्रिया का नाम, उसके बगल में वो एक बड़ा सा चाकू और वो एक छोटी सी मोमबत्ती लगाकर वो कविशा का वेट करने लगे थे। तभी हल्के कदमों से कविशा इस तरफ बढ़ी थी। अमाल की नज़रें फिर उस पर टिक गई थी। फिर से कविशा के रंग ने कहर ढाया था अमाल के दिल पर। वो अब नीले रंग में आ गई थी और ऊपर से उसका वो उजला रूप नीले रंग में हाय जहर ढा रहा था, कत्ल कर रहा था अमाल के दिल का। कविशा तो यहाँ पहुँच भी गई थी, लेकिन अमाल उसकी आँखें वहीं अटक गई थीं जहाँ उसने कविशा को पहली बार देखा था कदम निकाल ले। अमाल, वहाँ कहाँ देख रही हैं आप? हाँ हाँ कुछ नहीं। ये कहते हुए प्रिया पर नज़र की थी अमाल ने और उसके बाद कविशा को देखा था। कविशा की भवें सिकुड़ी हुई थी। उसकी सिकुड़ी भवों को देखकर अमाल फिर से मुस्कुराई थी। चलो बेटा अब जल्दी करो, देखो टाइम कितना हो गया है, सोना नहीं है क्या? हाँ चलो केक कट करते हैं। प्रिया मुस्कुराते हुए इस तरफ आई थी। अमाल ने मॉम को हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया था और प्रिया के ठीक बगल में खड़ा कर दिया था। कविशा प्रिया की दूसरी तरफ खड़ी थी और अमाल मॉम के बगल में। अमाल, आप भी इधर आओ ना। अरे बेटा आप कट करो ना। मैं यही ठीक हूँ, अच्छी जगह है, यहाँ से भी क्लियर है। साफ साफ दिख रही थी कविशा अमाल की नज़रों के आगे, इसलिए उदय कविशा के बगल में खड़ा हो गया था, थोड़ी सी दूरी लिए। प्रिया ने फूंक कर उस मोमबत्ती को बुझा दिया था। सबने ताली बजाकर वो सॉन्ग सिंग किया था जो आइकॉनिक सॉन्ग है। प्रिया ने मम्मी के हाथ को पकड़ लिया था और उसमें चाकू थमा दिया था और केक कट कर दिया था। केक का एक पीस निकाल कर सबसे पहले मम्मी को खिलाया था। मम्मी के बाद उसने सीधा अमाल को खिला दिया, जो कविशा की जलन पर नमक का काम कर गया। अच्छा सही है। जब प्रिया ने अमाल को केक खिलाया तो उसकी नज़रें कविशा पर थी और वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी। अमाल ने हल्का सा टुकड़ा प्रिया को भी खिलाया। अब प्रिया ने वो केक का टुकड़ा अमाल के मुंह से निकाल कर, मतलब लगे हुए से निकाल कर कविशा के होठों के आगे किया। मुझे नहीं खाना दी, प्लीज़ खाना। ये कहते हुए ही प्रिया ने जल्दी जल्दी उसके होठों पर वो केक लगा दिया और कविशा न चाहते हुए भी वो केक ग्रहण कर गई। जब उदय की बारी आई तो केक का टुकड़ा ज़रा छोटा सा ही रह गया था। रुको, मैं तुम्हें बड़ा टुकड़ा देती हूँ। प्रिया ने एक बड़ा टुकड़ा काटा था केक से और उदय के हाथ में दे दिया था। बेचारा उदय। ये सब हंसने लगे थे, हंसकर कुछ बातें करने लगे थे। अब सोने की बारी आई थी। मम्मी ने अमाल को अंदर सोने के लिए कहा था। माँ, क्या मैं आंगन में सो जाऊँ? जब अमाल ने ये कहा था कविशा ने फिर से उसे घूरा था। कितना घूर रही थी वो, थकती नहीं थी घूरने से। तुम क्यों सोओगी यहाँ? मैं और प्रिया यहाँ सोते हैं। कोई बात नहीं ना दी, मैं अंदर सो जाऊँगी। अमाल आप मेरी चारपाई पे सो जाओ। हाँ थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू बेटा, थैंक यू सो मच। कह तो रही थी अमाल प्रिया से, लेकिन उसकी नज़रें कविशा पर थी। कविशा फिर कुढ़ी थी और इस नीले रंग में उसका कुढ़ना भी भा रहा था अमाल को। माँ मैं चलता हूँ क्योंकि बहुत देर हुई। हाँ तू जा, घर पे जा और ध्यान से जाना।
हाँ हाँ बेटा जाओ और ध्यान से जाना। जी जी माँ। बॉस। हाँ क्या हुआ? वो कल, हाँ मुझे मालूम है, कल मुझे जाना है ना वहाँ। तू टेंशन मत ले, तू घर पे रहना और मैं तुझे सुबह बुलाऊंगी, सुबह आ जाना। कविशा को अपने साथ लेकर चले जाना और मैं यहीं से डायरेक्ट वहाँ के लिए निकल जाऊंगी, ठीक है? जी बॉस ठीक है, मैं चलता हूँ। प्रिया मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, बाय। प्रिया ने बेबाक होकर उससे कहा था। उदय का चेहरा थोड़ा सा उतरा था और वो उदासी भरे कदमों को लेकर बाहर की तरफ बढ़ा था। मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, कविशा ने कहा। और वो दरवाज़ा बंद कर जब लौटी तो देखा ना यहाँ प्रिया है ना यहाँ मम्मी है। कहाँ चले गए सब? सोने चले गए। आंगन की ये धीमी धीमी जो लाइट जल रही थी, कुछ एलईडीज़ बंद हो गई थी, बंद कर दिया गया था तो कुछ जल रही थी। ऊपर से ये गुब्बारे जो हवा में तैर रहे थे, उन सब के बीचों बीच इन दोनों की ये चारपाई थोड़ी थोड़ी करीब करके चली गई थी प्रिया अपनी शरारती अंदाज से। ये चारपाई इतनी करीब क्यों की है? इतनी करीब नहीं सोती प्रिया मेरे। हाँ तो प्रिया इतने करीब क्यों सोएगी? हाँ करीब तो मैं सोऊंगी ना। करीब हुई थी अमाल ये अपनी बात कहकर कविशा के ठीक उसके नज़रों के सामने। बस एक हाथ की दूरी थी। हाथ ले लीजिए, ये जो पंजे होते हैं, बस इतनी ही तो। नहीं, तुम क्यों सोओगी मेरे इतने करीब? दूर करो अपनी चारपाई को। कविशा ने पीछे एक कदम लेकर दूरी बना ली थी। हाँ मैं तो नहीं करूँगी, तुम्हें अपनी करनी है तो कर लो। ये कहकर अमाल जाकर अपनी चारपाई पे लंबी हो गई थी और कविशा ने गुस्से में अपनी चारपाई को खींच लिया था। खींचकर 2 हाथ की दूरी दे दी थी उसने अपनी चारपाई को। सोच लो, रात को डर लगेगा तो फिर मेरे करीब मत आना। अमाल ने कहा। डर? तुम्हारे ख्यालों में। हाँ मेरे ख्यालों में तो बहुत कुछ होता। कहो तो सुनाओ। चुपचाप। नहीं रुको, तुमने अपनी दवाई खाई? इन सब के बीच कविशा को अमाल की दवाई का याद था। नहीं, तुमने दी ही नहीं। अमाल ने मुस्कुराकर अपने कंधे उचका दिए। क्या मतलब दी नहीं? क्या तुम छोटी बच्ची हो? वैसे अच्छा डायलॉग है ये, मैंने ये बहुत बार सुना जब मैं गांव से बाहर गई थी। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। कविशा ये कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। यही कोई 2-4 मिनट में वो अमाल की दवाइयाँ ले आई थी। अमाल अपनी पीठ के बल सोई हुई थी। तुम्हें कितनी बार कहूँ मैं, तुम पीठ के बल क्यों सो रही हो? हाँ काका ने मना किया है ना तुम्हें पीठ के बल सोने से। फिर से तुम्हारे जख्म में चोट आएगी, खून बहेगा। चुपचाप उल्टी हो, मेरा मतलब पेट के बल हो जाओ। कविशा ने ऑर्डर दिया था। जी बिल्कुल, आपका ऑर्डर। मेरे सर आँखों पर उठकर बैठी थी अमाल। रुको, पहले ये दवाई खाओ अपनी। हाथ आगे करो। लो। सीधी हाथ की हथेली आगे कर दी थी अमाल ने और 3-4 टैबलेट्स कविशा ने उसके हाथों पर रख दी थी और पानी का ग्लास दूसरे हाथ में पकड़ा दिया था। और जाकर वो अपनी चारपाई पर लेट गई थी। अपनी कविशा पर नज़र रखते हुए ही अमाल ने उन 4-5 गोलियों को इकट्ठे अपने मुंह में फेंका और पानी पीकर उन्हें सीधा ढकेल दिया नीचे और बचा हुआ पानी उसने अपने सिरहाने रख लिया ज़मीन पर और वो वैसे ही लेट गई जैसे कविशा ने कहा था, अपने पेट के बल पर, और उसकी गर्दन अपनी कविशा की तरफ मुड़ गई। सुनो, क्या है? सो जाओ, मम्मी ने क्या कहा, देर हो गई है ना? हाँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हम थोड़ी बातें कर सकते हैं? अमाल ने कहा। क्यों? मैं तुमसे बातें क्यों करूं? कविशा जो सीधी लेटी हुई थी अब वो करवट ले गई थी अमाल की तरफ। कुछ भी बातें करो लेकिन कुछ कहो ना। तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो? बोलो ना, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें?
आमाल की इस बात पर खामोश हुई थी कविशा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे नफ़रत क्यों करती हूँ। हाँ, अपनी चुप्पी तोड़कर कविशा ने अपनी बात कही थी। इसलिए कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। लेकिन डोंट फॉरगेट मैडम, शादी तो तुमने मुझसे की है, तो फिर मुझे भी तो कुछ कुछ नफ़रत होनी चाहिए तुमसे, अमाल ने कहा था थोड़े से नाटकीय अंदाज में। हाँ तो करो ना नफ़रत, किसने मना किया है तुम्हें। नहीं होती ना, क्या करूँ, प्यार हो गया है तुमसे, मोहब्बत हो गई है। तुम मेरे दिल पर राज करने लगी हो, मेरी आँखों के आगे नाचने लगे हैं ये तुम्हारी आँखें, ये तुम्हारा चेहरा, सब कुछ। तुम मेरे दिल की धड़कन बन गई हो, मेरी आँखों का सुकून बन गई हो, तुम मेरी जान बन गई हो कविशा। अमाल की बात ने खामोश कर दिया था कविशा को और वो सीधी हो गई थी। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे लिए सोना बेटर है, सो जा चुपचाप। कविशा ने ये कहकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और देखते देखते इन तारों ने अपनी जगह बदली थी। रात का पहर बदल गया था, नींद नहीं आ रही थी अमाल को। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कविशा को देख रही थी, इस नीले रंग में, इस आसमान के नीचे, इस मध्यम रोशनी में। वो किसी परी से कम तो नहीं लग रही थी। हाँ, ठहर गई थी अमाल उसी पर और मुस्कुराए जा रही थी। जानती हूँ एक दिन तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करोगी कविशा, बहुत, मुझे यकीन है। उस चीज़ के लिए सिर्फ एक पल चाहिए जब तुम्हारे दिल में मेरा प्यार उतरेगा। उसके लिए मुझे बरसों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पल, सिर्फ एक क्षण भर की बात होगी और तुम मेरी मोहब्बत में रंग जाओगी। मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत पर। और तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत। तुम्हारी खूबसूरती का सानी कोई नहीं, कोई भी नहीं। अपने मन में भी इतनी धीमी धीमी आवाज़ में बात की थी आमाल ने, और अपनी कविशा को वो निहार रही थी, जैसे पढ़ रही हो, जैसे एक एक अल्फाज को अपने दिल में उतार रही हो। और उसके दिल ने कुछ सुरों के तार पकड़े थे। हाँ, गुनगुनाई थी एक छोटी सी बहुत हल्की सी गज़ल, जो कुछ यूँ थी। बला का हुस्न गजब का, शबाब नींद में है। बला का हुस्न गजब का, शबाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्तां, गुलाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्तां, गुलाब नींद में है। मुस्कुरा दिए थे अमाल के वो लब, और फिर से उसके दिल ने कुछ और जोड़ा था। उसे ज़रा सा भी पढ़ लो तो शायरी आ जाए। उसे ज़रा सा भी पढ़ लो तो शायरी आ जाए। अभी गज़ल की मुकम्मल किताब नींद में है। बला का हुस्न गज़ब का, शबाब नींद में है। तभी
एक तेज़ हवा का झोंका आया था जिससे उसका दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर पड़ गया था, उसके चेहरे को ढांक लिया था। और दिल ने चेंज किए थे थोड़े से जज्बात अमाल के, वो इस तरह मचल रही है मेरे दिल में दीद की हसरत, मचल रही है मेरे दिल में दीद की हसरत, वो डाले चेहरे पे नीला नकाब नींद में है, वो डाले चेहरे पे नीला नकाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्तां गुलाब नींद में है। तभी नींद में कविशा ने करवट ली थी और कविशा का जो फ्रंट साइड था वो ठीक सामने हुआ था अमाल के। उसके दुपट्टे ने ज़रा बगावत की थी, वो हट गया था उसके बदन से और दिल ज़रा उछला था अमाल का, और उसने अपनी शरारतें इस कदर ज़ाहिर की कि अपने अल्फाज बदले थे। वो इनकलाब उठाता है लेके अंगड़ाई, वो इनकलाब उठाता है लेके अंगड़ाई, सवाल जागा हुआ है जवाब नींद में है, सवाल जागा हुआ है जवाब नींद में है। नींद में है। तो अब इन्हें सोने देते हैं, क्योंकि अपने दिल का हाल बयां करके अमाल भी नींद की आगोश में खो गई थी अपनी कविशा के स्पर्श के साथ। तो आप लोग भी खो जाइए, जहाँ खोना है खो जाइए। आज के एपिसोड में इतना ही। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपनी कमेंट करना ना भूलिएगा। जिस तरह आपका सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है उसी तरह आपके कमेंट और लाइक भी ज़रूरी है। आप समझें या ना समझें लेकिन है ज़रूरी। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी आवाज़ बहुत बार सुन चुके हैं तो जाने दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बस दुआ करिए जल्द मिलें। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।